हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 7 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। यानी इस चैप्टर के अंदर यानी इस टॉपिक में हमें क्या देखना है कि किस तरीके से हम रिस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर मैं रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करूं, जो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग है, तो एक नॉर्मल बंदे की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो कितनी होती है? 12 से 16 पर मिनट। यानी एक मिनट में कोई बंदा कितनी बार सांस ले सकता है? 12 से 16 बार। लेकिन क्या हमेशा ये रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 से 16 ही होगी या इससे ज़्यादा हो सकती है? जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने लगूँ, ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ या किसी अदर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो क्या उस टाइम जो मेरी ब्रीदिंग रेट है यानी जो सांस लेने का की जो दर है, क्या वो 12 से 16 होगी या इससे ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ये क्या होती है, इससे ज़्यादा हो जाती है। तो कह रहे ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है, यानी कि हमारी सांस तेज़ कैसे हो रही है, यानी इन्हें किस तरीके से रेगुलेट किया गया है, इस टॉपिक के अंदर हमें यही देखना है। तो कह रहे ये जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, ये काम हमारा ब्रेन के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? ब्रेन के थ्रू। तो आइए देखें ये हो कैसे रहा है। कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ये क्या हो गया? हमारा ब्रेन हो गया। कह रहा ब्रेन में क्या होता है? तुम्हारा एक रीजन होता है, ठीक है, ब्रेन में क्या होता है? तुम्हारा एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मेड्यूला हो गया। कह रहा है मेड्यूला के अंदर एक सेंटर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये क्या सेंटर है? इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी रिदम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। कह रहा है कि इसी मेड्यूला के पास में एक और रीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉन्स, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा एक और रीजन होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉन्स। कह रहा है पॉन्स में भी तुम्हारा एक सेंटर पाया जाता है और इस सेंटर को हम बोलते हैं, ठीक है, पॉन्स में भी तुम्हारा क्या है? एक सेंटर है और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? नीमोटैक्सिस सेंटर। इसे क्या बोला जाता है? इस सेंटर को नीमोटैक्सिस सेंटर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? नीमोटैक्सिस सेंटर। ये जो नीमोटैक्सिस सेंटर होता है ये सेंसिटिव होता है CO2 और H+ के लिए। यानी हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H+ ज़्यादा होगा हमारे ब्लड में, तुरंत ये नीमोटैक्सिस सेंटर क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर ये क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। ऐसे ही हमारा जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, इसके बगल में एक और तुम्हारी रीजन पाया जाता है और इसे हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या बोला जाता है? कीमो सेंसिटिव, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया। और ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये भी क्या होता है? तुम्हारा CO2 और H+ के लिए। किसके लिए? CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे ही इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगा, ये तुरंत क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है ये हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है। तो जब हम अपने ब्लड को, ठीक है, जब हम ब्लड को ब्रेन तक सप्लाई करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि जो ब्लड है ये क्या हो? एकदम प्योर हो, यानी इसके अंदर H+ और CO2 का अमाउंट क्या हो? नेग्लिजिबल हो, यानी ना के बराबर हो, ठीक है। तो इसलिए इस ब्लड को क्या किया जाता है? जगह जगह पे चेक किया जाता है और चेक करते हुए ब्रेन तक लेके जाया जाता है। लेकिन अगर इनका अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर गया, यानी अगर H+ और CO2 का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ गया, तो ये सब तुरंत क्या होते हैं? एक्टिवेट होने लगते हैं और फिर हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या करेंगे? इंक्रीज़ करा देंगे। आइए देखें कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गई हमारी बॉडी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? बॉडी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? बॉडी हो गई। ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा क्या है? हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ये हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। अब एओर्टा क्या होगा? टू पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक नीचे की तरफ ब्लड लेके आएगा। जो ऊपर की तरफ ब्लड लेके जाता है इसे हम बोलते हैं एओर्टिक आर्क। क्या बोला जाता है? एओर्टिक आर्क। कह रहे ये जो एओर्टिक आर्क होते हैं ना, इस एओर्टिक आर्क के अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं। इस एओर्टिक आर्क के अंदर क्या होते हैं? तुम्हारे रिसेप्टर लगे होते हैं और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए? ये सेंसिटिव होंगे किसके लिए? CO2 और H+ के लिए, ठीक है।
जैसे CO2 या H+ के अमाउंट बढ़ा, ठीक है, मान लो यहाँ से तुम्हारा क्या ब्लड निकला, ब्लड निकल के कहाँ ब्रेन पे जाने के लिए तैयार हुआ। तो सबसे पहला जो है एओर्टिक आर्क में जो तुम्हारे रिसेप्टर लगे हैं ये क्या करेंगे, इस ब्लड को चेक करेंगे। अगर इस ब्लड के अंदर CO2 या H+ का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो ये रिसेप्टर क्या होंगे, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये रिसेप्टर एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, ब्रेन, ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन। तो ये क्या करेंगे, तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे। और ब्रेन में भी ये सिग्नल कहाँ पे भेजेंगे, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। तो ये तुरंत एक्टिवेट होंगे, ये क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है इसके पास सिग्नल भेज देंगे, ठीक है, कि मालिक यहाँ पे CO2 और H+ ज़्यादा है, आप इन्हें तुरंत यहाँ से हटाइए। तो हमारा ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, ये हमारे डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल को सिग्नल भेजेगा कि आप क्या करो, थोड़ा जल्दी अप डाउन करना स्टार्ट करो, ताकि हमारे जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर जाए। अब ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा कि जो हमारा इंस्पायरेशन ड्यूरेशन है, यानी जो खींचने वाली टाइमिंग है, इसे क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे हम खींचेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, छोड़ भी देंगे, ठीक है। तो ये इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पहली जगह कहाँ पे चेक किया गया, एओर्टिक आर्क में, ठीक है। अब ये ब्लड तुम्हारा होते हुए कहाँ पे आएगा, तुम्हारे कहाँ पे आएगा, नेक यानी गर्दन में आएगा। तो कह रहे हैं ये गर्दन में क्या होती है, जो आर्टरी होती है ना, इसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोला जाता है, कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड को सप्लाई करेगी किसको, ब्रेन को। कह रहे हैं इसके अंदर भी क्या होंगे, तुम्हारे रिसेप्टर लगे होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, तुम्हारे रिसेप्टर लगे होंगे। और ये भी सेंसिटिव होंगे किसके लिए, H+ और CO2 के लिए। तो पहली बार ब्लड को यहाँ पे चेक किया गया, फिर ब्लड को कैरोटिड आर्टरी में चेक करेंगे। अगर ज़्यादा हुआ H+ CO2 तो ये भी तुरंत क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन में किस पार्ट को भेजेंगे, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, कि मालिक अमाउंट ज़्यादा है, तुरंत इसे क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो ये क्या करेगा, फिर वही काम करेगा, जल्दी सांस हमारे सांस को क्या करेगा, तेज कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी ब्लड कहाँ पे पहुँच गया, ब्रेन में पहुँच गया, तो ब्रेन के अंदर जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा कि मालिक CO2 और H+ का अमाउंट ज़्यादा है, आप इसे तुरंत क्या करो, रिमूव करो। तो ये क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, यानी जुगाड़ लगा के इन्हें क्या करेगा, तुरंत निकलवाएगा। और ये अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो ये जो तुम्हारा नीमोटैक्सिस सेंटर है, ये भी क्या होता है, CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होता है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेट होकर किसको सिग्नल भेजेगा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। और ये क्या करेगा, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। ओवरऑल जितना भी सिग्नल है, सारा का सारा सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, इससे प्राइमरली रेगुलेट कौन करता है, हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, यानी जो मेन है इसे रेगुलेट करने के लिए वो क्या होता है, तुम्हारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इसे रेगुलेट कैसे कर रहा है, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को कम करके, ठीक है, यानी जो सांस खींचने वाली टाइमिंग है उसे वो कम कर देगा। जैसे ही हम खींचेंगे तो ये तुरंत है, जैसे ही खींचेंगे तुरंत ये क्या करेगा, छोड़ भी देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन इसके फंक्शन को मोटिवेट कौन कर रहा है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मोटिवेट कौन कर रहा है, नीमोटैक्सिस सेंटर, क्योंकि नीमोटैक्सिस सेंटर कहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, तुम्हारे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। तो इसके फंक्शन को अगर पूछ ले कि रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मोटिवेट कौन करता है, तो वो कौन होता है, तुम्हारा नीमोटैक्सिस सेंटर, ठीक है। ये बताओ, ये जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, ठीक है, जो हमारे सांसें तेज हो रही, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल है, तो कह रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि ये जो कुछ भी एक्टिवेट हो रहे हैं वो CO2 और H+ की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया कंडीशन जब होगी, इसका मतलब CO2 और H+ क्या हो रहा है, तुम्हारा बढ़ गया। और ये बढ़ेंगे तो ये सारे चीज़ें क्या होती है, एक्टिवेट होती हैं। और एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है तुम्हारा, तो ये क्या करेगा, तुरंत डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि आप थोड़ा सा जल्दी अप डाउन और, ठीक है, और डायफ्राम को कहेगा आप जल्दी से फ्लैट हो और फ्लैट और नॉर्मल, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करो। और इंटरकॉस्टल मसल को भी कहेगा आप जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करो, ताकि जो हमारे सांस है, यानी जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी जो हमारी इंस्पायरेशन ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंस्पायरेशन ड्यूरेशन कम हो गई तो हम जल्दी क्या करेंगे, एक्सपायर करने लगेंगे, यानी हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और हमारे बॉडी के अंदर ये जो बने हैं ये क्या होंगे, हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे और फिर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। ओके, आप इतना देख लीजिए, ठीक है, हो गया नोट। चलिए देखते हैं।
डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर क्या होता है? गड़बड़ी यानी बीमारी। रिस्पायरेटरी सिस्टम की हमें क्या देखनी है? बीमारी देखनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया? अस्थमा। अस्थमा होता गया है, कह रहे इसमें कुछ नहीं, बस सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। कह रहे सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है। यानी जो हमारे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होंगे इनमें इन्फ्लामेशन सूजन आ जाएगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। दूसरी बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। क्या होती है? एम्फाइसीमा। कह रहे हैं एम्फाइसीमा में क्या होता है? जो एल्यूलर वॉल होती है, ठीक है, जो एल्यूलाई होती है उसकी वॉल क्या होती है? डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या होता है? रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक एल्यूलाई दी गई है, ठीक है, ये तुम्हारी अगली एल्यूलाई दी गई है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? अगली एल्यूलाई दी गई है। तो कह रहे हैं इन सारी एल्यूलाई में जो कॉमन वॉल हो जाएगी वो क्या होगी? डैमेज होगी, और कॉमन वॉल जब डैमेज हो जाएगी तो ये सब एल्यूलाई मिलकर क्या करेंगे? एक बड़ी एल्यूलाई बना देंगे, और इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और इसका मेन कारण क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग। मेन कारण क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग। अगला क्या है? ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो कह रहा है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता गया है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो काम होता है, जो काम काज कर रहे हो, ठीक है, यानी हमारे काम की वजह से अगर हमारे रिस्पायरेटरी के अंदर डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। और कह रहा है ये मेनली ऐसे लोगों को होता है जो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, यानी जहाँ पे ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ पे तुम्हारे ग्राइंडिंग की जाती हो, ठीक है, पिसैया की जाती हो, या स्टोन को ब्रेक किया जाता हो, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब ये डस्ट पार्टिकल एयर के साथ क्या होंगे? इनके लंग्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्या करेगा? उसका सामना करेगा, यानी उसे ख़त्म करेगा। लेकिन ये डेली डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जा ही रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाता, और ये जाकर वहाँ पे क्या करते हैं? पूरा जम के क्या करते हैं? वहाँ पे क्या होंगे? पूरा जम जाएंगे, और जम के फाइब्रोसिस, ठीक है, क्या करते हैं? प्रोलिफरेशन कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होंगे? ये जम जाएंगे, और जमने के बाद क्या होता है? तुम्हारा प्लोरीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, प्लोरीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होगी? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो तब तक आप इतना देखिए, और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप हमें फॉलो करिए। नीट क्वेश्चन, ठीक है, नीट क्वेश्चन, ये टेलीग्राम पे आईडी है, आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, बाय।